नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं से दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गज़ल साय में धूप। गज़ल करने से पहले आपको बता दें कि गज़लों में कोई नाम नहीं होता। जैसे यहाँ नाम दिया गया है साय में धूप। गज़ल फारस से आया शब्द है। गज़ल के बारे में कुछ जानकारियाँ पहले देना चाहूँगा। गज़ल में लिखे गए पद या छंदों को शेर कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहा जाता है। मतला का अर्थ होता है उदय और मक्ता का अर्थ होता है अस्त। शेर के दोनों पंक्तियों को मिसरा कहा जाता है। मतला के दोनों मिसरों में तुक एक जैसी होती है। मतला में शायर का नाम या उपनाम लिखा जाता है। पहला मिसरा उला और दूसरे मिसरे को सानी कहा जाता है। यदि गज़ल में दो मतले हों तो दूसरे मतले को हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल में काफिया और रदीफ दो अन्य शब्द भी होते हैं। काफिया का अर्थ है तुक, अंतिम पंक्ति का में आने वाले शब्दों का मेल। रदीफ दूसरे मिसरे में जो मेल होता है, जो तुक होता है, उसे रदीफ कहते हैं। अब मैं शेर पढ़ता हूं। कहाँ तो तय था, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कवि साय में धूप गज़ल संग्रह के अंतर्गत राजनीतिक और समाज में फैली अव्यवस्था को समाप्त कर कोई नया विकल्प खोजने के बारे में विचार करता है। राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहता है, देश की आज़ादी से पहले तय किया गया था, हम स्वतंत्रता सेनानियों ने यह तय किया था कि प्रत्येक घर को रोशनी देंगे। यह रोशनी देने से अभिप्राय है प्रत्येक घर के लिए सुख सुविधाओं रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किए जाएंगे। परंतु स्वतंत्रता के बाद आज तो स्थिति यह बन गई है कि घर तो क्या, पूरे शहर को रोशनी देने के लिए भी एक चिराग उपलब्ध नहीं है। कवि कहना चाहता है, घरों को
विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था, परंतु ये केवल आश्वासन ही सिद्ध हुए। आज जो सुख सुविधाएं प्रत्येक घर को दी जानी थी, वो पूरे शहर को भी नहीं दी जा रही। प्रस्तुत शेर में कवि ने राजनीतिक अव्यवस्था का कटाक्ष किया है। संगीतात्मकता का गुण है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग है, जैसे मैसर, खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरा शेर देखिए। आपको एक बात और बता दें, गज़ल में प्रयुक्त शेर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या विषम होती है, अर्थात 5, 7, 11 और प्रत्येक शेर अपने आप में स्वतंत्र होता है। कोई शेर किसी गज़ल का है, यह उसके मेल से पता चलता है। देखिए दूसरा शेर प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, दरख्त अर्थात वृक्ष, साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। प्रस्तुत शेर में शायर ने समाज में राजनीतिक क्षेत्र की फैली अव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। कवि कहता है, वृक्षों को इसलिए लगाया गया था कि धूप न लगे, परंतु आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। कवि कहना चाहता है, यहाँ से सदा के लिए जाना ही बेहतर है। अर्थात कवि ने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र की अव्यवस्था के विषय में कटाक्ष करते हुए कहा है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं देने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी, परंतु वही सुविधाएं आज जनता के लिए दुख का कारण बन गई हैं। अदालतों की स्थापना न्याय के लिए, अस्पतालों की स्थापना चिकित्सा के लिए, परंतु अदालतों में न्याय नहीं रहा। लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही आदि पर सीधा कटाक्ष किया है। विशेष शायर ने राजनीतिक अव्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। दरख्तों में साए में धूप लगना विरोधाभास अलंकार है, शांत रस है, प्रसाद गुण है, उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग है, जैसे दरख्त, संगीतात्मकता का गुण है, खड़ी बोली। शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। न हो कमीज तो पाँव में पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ मुनासिब का अर्थ है उपयुक्त, सही, सफ़र का अर्थ यात्रा। दुष्यंत कुमार इस शेर के माध्यम से लोगों को यदि उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती तो वे विरोध किए बिना अभाव में जीना सीख लेते हैं। यदि इन्हें पेट ढकने के लिए कमीज नहीं दी जाती तो ये भोले भाले लोग अपने पाँव में से भी अपने पेट को ढक लेते हैं। अभावों से युक्त मानव की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वास्तव में अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए तो ऐसे ही लोग उपयुक्त अर्थात सही हैं।
अर्थात अव्यवस्था का साम्राज्य तभी चल सकता है जब कोई उसके विरुद्ध आवाज़ न उठाए। यदि लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैली अव्यवस्था और बुराइयों की ओर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तब तक उन्हें अभाव में ही जीना होगा और अव्यवस्था का साम्राज्य फलता फूलता रहेगा। कवि ने संकेत किया है कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के कितने ही प्रयत्न किए जाते हैं, पर सब खोखले सिद्ध होते हैं, वे नाम मात्र के होते हैं। शायर ने विशेष देखिए, शायर ने जहाँ जनता के अभावग्रस्त जीवन को उजागर किया है, वही राजनीतिक क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार, खोखले वादों की ओर भी संकेत किया है। प्रसाद गुण है, शांत रस है, कमीज, मुनासिब, सफर आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। शेर नंबर 4। खुदा नहीं ना सही, खुदा नहीं ना सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। शायर दुष्यंत कुमार जी यह कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वातावरण के सभी मानवीय गुणों से संपन्न मानव के सपनों की कल्पना की है, जिसमें मानव में निराशा व्याप्त हो गई है। कवि कहता है खुदा नहीं, अर्थात वह परमात्मा नहीं, ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो हो नज़र के लिए, अर्थात कोई सुख सुविधाओं से युक्त अच्छी भावना हो। कवि शायर कहता है दया, क्षमा, त्याग, परोपकार आदि गुणों से संपन्न तो केवल खुदा है, जिसमें केवल कोई दोष नहीं। वह धरती पर उतर कर नहीं आ सकता, परंतु हम ये सपना तो देख ही सकते हैं कि उसके बनाए मानव में भी एक दिन ये सभी गुण सम्मिलित होंगे। निराश मानव के लिए तो एक आशा की किरण ही बहुत है। त्याग, परोपकार आदि गुणों से विभूषित मनुष्य की परिकल्पना अपने आप में एक सुखद एहसास है। कवि कहता है कि आम इंसान के लिए ये हसीन सुख देने वाला सौपन ही बहुत है। यह उसी के सहारे अपना जीवन गुजार लेता है। शायर ने खुद के समान गुणों वाले मनुष्य को एक सपना मात्र ही माना है। नंबर 2 शांत रस है, प्रसाद गुण है, संगीतात्मकता है, खुदा, ख्वाब, नज़ारा आदि उर्दू शब्दों का सहज प्रयोग है। शेर नंबर 5। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन होता है आश्वस्त, कि पत्थर पिघल नहीं सकता, पिघलने का अर्थ पिघलना। मैं बेकरार हूँ, बेकरार होता है आतुर होना, एकदम तैयार होना, आवाज़ में असर के लिए। शायर इस शेर में वर्णन करता है आज चारों ओर फैली राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्था को देखकर जनता को इसके कभी न बदलने में विश्वास हो चला है, परंतु कभी निराश होने के नहीं बल्कि विद्रोह की आवश्यकता समझता है। शायर कहता है कि राजनीतिक
और सामाजिक क्षेत्र में फैली बुराइयों, भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि को देख देख कर जनता अब इसकी आदी हो गई है। उन्हें विश्वास हो चला है कि समस्याएं अब समाप्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार पत्थर पिघल नहीं सकता, उसी प्रकार अब इन परिस्थितियों को बदलना भी संभव नहीं है। परंतु शायर कहता है कि मैं बेचैन हूँ, आतुर हूँ परिस्थितियों को बदल सकता हुआ देखने के लिए। कवि कहता है कि एक बार जनता संगठित होकर आवाज़ उठाए, आवाज़ में उसके असर हो, समस्याओं का सामना करे, उनका विरोध करे, समस्याओं का विरोध कर उन्हें स्वीकारने की ज़रूरत है, न कि उसके साथ रहकर जीवन यापन करने की। कवि कहता है कि जनता के द्वारा उठाई गई इस प्रकार से विद्रोह की भावना को मैं देखना चाहता हूँ। शायर जनता की बुराइयों के प्रति विद्रोह की भावना और उसके स्वर को मुखर करता है। प्रतीकात्मक भाषा, उर्दू शब्दों का प्रयोग, मुतमईन, बेकरार, आवाज़ आदि। शांत रस, खड़ी बोली। शेर पढ़ता हूँ। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। यहाँ निजाम शब्द का अर्थ है शासक, राज्य करने वाला। सील का अर्थ है सीलने वाला, शील देना। जुबान, जुबान, जीभ। ये एहतियात जरूरी है। एहतियात का अर्थ है सावधानी। जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का अर्थ होता है गजल का शेर। बहर शब्द का अर्थ होता है गजल में जो शेर होते हैं उनकी रवानियत आदि। कवि कहता है आज के समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी और कवि इसके प्रति आवाज़ उठा रहा है। शायर जनता की ओर से आवाज़ उठाते हुए कहता है आज ये शायर, ये निजाम इस शायर की विरोध के कारण आवाज़ को सील दे अर्थात बंद कर सकता है। शासक तेरा राज्य है, तेरा शासन है। तू मेरी जबान को, मेरी आवाज़ को बंद कर सकता है, मुझे मरवा सकता है या विरोध को दबा सकता है। लेकिन जैसे गज़ल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है, वैसे शासक भी अपने राज्य को कायम रखने के लिए आवाज़ को दबाने की सावधानी रखने का तरीका अपनाता है। शासक की पूरी कोशिश रहेगी कि वह अकेले व्यक्ति की आवाज़ को दबा ले, तो विद्रोह का स्वर उठेगा ही नहीं, उसका शासन चलता रहेगा। कवि कहता है मुझे यह एहतियात जरूरी है कि मैं अपने शेरों के माध्यम से इसे इसी प्रकार से जनता तक पहुंचाता रहूं। विशेष कवि यहाँ विद्रोह के भाव के रूप में जनता का आग्रह करता है। शांत रस है, निजाम, एहतियात जरूरी आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग करता है।
प्रसाद गुण से युक्त है। शेर अंतिम शेर लेकर आया हूं। देखिए क्या है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। शायर कहता है कि अपना जीवन जीते हुए यदि हम रहें तो सदा अपने ही घर, अपने ही देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी बुजुर्गों और अपनों की छाया में रहें। जीवन की राह में आने वाली समस्याओं से घबराकर कभी न भागें। यदि हम मरे भी तो दूसरों की सहायता करते हुए, परोपकार की राह पर दूसरों का भला करते हुए अपने जीवन का त्याग करें। दूसरों के अधिकार रूपी गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करें। यहाँ पर गुलमोहर शब्द 2 बार आया है और उसका अर्थ दोनों बार अलग अलग है। पहले गुलमोहर का अर्थ है अपने परिचितों, अपने जानकारों, अपने बुजुर्गों की छाया में। दूसरे गुलमोहर का अर्थ है परोपकार के लिए, दूसरों के हितों के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए उसका प्रयोग किया गया है। अतः यमक अलंकार है। शायर ने परोपकार के भाव को अपनाते और अपने घर बाहर देश के प्रति लगाव की भावना को प्रकट किया है। उपदेशात्मक स्वर है, उर्दू शब्दावली है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, शांत रस है। धन्यवाद। व्याख्या अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।